जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुश्ती रेसलिंग खेल के बारे में। इससे जुड़ी हुई सारी बातों को क्लियर करेंगे। हिस्ट्री, रूल्स, मेजरमेंट और एग्जाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुश्ती के इतिहास के बारे में, इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। यह सर्वाधिक पुराने खेलों में से एक है। जितने भी पुराने जो खेल है जो बहुत पहले से खेले जा रहे हैं एंशिएंट टाइम से, उसमें से एक यह भी है। यह खेल प्राचीन ओलंपिक में भी खेला जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि जो बहुत ज्यादा पहले मतलब एंशिएंट ओलंपिक में जो खेले जाते थे, एंशिएंट ओलंपिक मतलब 776 बीसी में जो खेल हुए थे उसमें भी यह खेल खेला जाता था। यदि आप एंशिएंट ओलंपिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो दे रखी है, वहां पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। इस खेल से जुड़े हुए कई प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं। जैसे कि आप एक यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्थर पर यह उत्कीर्ण किया हुआ है, जहां पर दो लोग जो कुश्ती है उस खेल को खेल रहे हैं। यह एक प्रकार का कॉम्बैट स्पोर्ट है। कॉम्बैट स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि फाइटिंग वाला, दो लोग क्या करते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, दो लोग आपस में लड़ते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट। तो यह एक कॉम्बैट स्पोर्ट का भाग है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुश्ती संबंधी जो प्रमुख संस्था है उसे देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल द लोटस एसोसिएशन, जिसे हम फीला कह सकते हैं, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। यह एक संस्था है जो कि कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल पर मैनेज करती है, इसके नियमों को बनाने का कार्य करती है। इसका अगर अन्य नाम देखिए, इसका अगर कोई दूसरा नाम है तो वह है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रेसलिंग, और वर्तमान में इसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम से जानते हैं, UWW के नाम से इसे जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वह है कार्सिगर सूर वेवे में है, जो कि स्विट्जरलैंड में। जो मोस्ट ऑफ जितने भी खेल हैं उन सभी का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में ही है। यदि आप देखना चाहते हैं कि और भी कौन कौन से खेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। इसका जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आगे देखिए, एशियन एसोसिएशन रेसलिंग कमेटी, जो एशिया लेवल पर हमारे जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर जो रेसलिंग के नियमों को बनाने का कार्य करती है वह है एशियन एसोसिएशन रेसलिंग कमेटी। इसका जो मुख्यालय है वह है सियोल, कोरिया में इसका मुख्यालय है। और आगे जो भारत में जो रेसलिंग की जो संस्था है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, उसका मुख्यालय दिल्ली में है। मोस्ट ऑफ जो खेल है उन सभी का जो मुख्यालय है वह भारत में देखा जाए तो दिल्ली में है, और विश्व स्तर पर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ का कह रहा हूँ, सभी का नहीं। ओलंपिक में शामिल, देखिए यह जो खेल है उसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया इसे जानते हैं। ग्रीको रोमन जो कुश्ती है उसे 1976 में एथेंस जब ओलंपिक हुए थे, जब पहली बार जब ओलंपिक करवाए गए थे, उसमें इसे शामिल किया गया था। आगे देखिए, जो फ्री स्टाइल जो कुश्ती है उसे 1904 में जब 1904 में सेंट लुइस में जब ओलंपिक करवाए गए थे, उसमें फ्री स्टाइल को कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किया गया था। और जो महिला कुश्ती है उसे 2004 में जब एथेंस में ओलंपिक करवाए गए थे उसमें इसे शामिल किया गया। और यह जान लीजिए कि जो कुश्ती दो प्रकार की होती है, फ्री स्टाइल कुश्ती और जो ग्रीको रोमन, जो दो प्रकार की कुश्ती होती है, उन दोनों में क्या अंतर है। ग्रीको रोमन जो कुश्ती होती है उसमें क्या होता है कि जो कमर से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहीं पर अपन खेल सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रीको रोमन कुश्ती में पहलवान कमर से नीचे अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो मैंने बताया कि कमर से जो ऊपर है वहीं पर खेल सकते हैं। और फ्री स्टाइल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्री स्टाइल मतलब कहीं पर भी, इसमें हाथ पर पैर पर किसी भी तरह से इसमें खेला जा सकता है, और इसमें जो अंक मिलते हैं उसके भी चांस ज्यादा होते हैं। अब इसमें जो कोर्ट होता है उसके मेजरमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए कि इसमें जो कोर्ट होता है उसमें क्या मेजरमेंट होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है जिससे हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैट का जो क्षेत्र होता है, जो इसमें जो मैट होती है उस पूरे का क्षेत्र 12 × 12 होता है, मीटर में होता है। उसके बाद में इसमें जो मैट होती है उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा एक गोला होता है, जिसे अपन कह सकते हैं कि रेड लाइन, रेड बेल्ट होता है। उसकी जो व्यास होता है वह होता है 9 मीटर का होता है, 9 मीटर का गोला होता है। और उसके अंदर एक और गोला होता है जहां पर मेनली कुश्ती को खेला जाता है, वह होता है 7 मीटर का। और ये जो मैट होती है उसकी मोटाई को देखा जाए तो वह होती है 10 सेंटीमीटर में होती है। ऊपर जो देखा वो सारे मीटर में थे, और जो मैट की मोटाई है वह 10 सेंटीमीटर में है। और मध्य की जो रेखा होती है, देखिए मध्य में एक व्रत होता है। इसमें मैंने बताया कि एक में क्या होता है, इसमें सेंटर में एक और व्रत होता है, जहां से इस मैच की शुरुआत होती है वह होता है 1 मीटर का। 1 मीटर का बीच में एक गोला होता है जहां से इस मैच की शुरुआत होती है। इसके बाद में सुरक्षात्मक क्षेत्र की मोटाई कितनी होती है। देखिए सुरक्षात्मक क्षेत्र क्या है कि मैंने बताया कि सबसे पहले बीच में एक छोटा सा गोला है, उसके बाद एक और है जहां पर मैच खेला जाता है, उससे बाहर एक और है जिसे रेड बेल्ट कहते हैं। तो उससे ही बाहर क्या होता है कि एक चार कह सकते हैं एक वृत्ताकार आकार में होता है, जिसे अपन कह सकते हैं सुरक्षात्मक जोन। उस मतलब गोले जितने भी होते हैं उससे बाहर वाला एरिया है। ठीक है,
इसे अपन आगे और भी देखेंगे, आगे अपन इससे जो कोट है उसमें अपन सारे मेजरमेंट को देखेंगे। यदि आप नोट कर रहे हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। यदि जो इसका प्लेटफॉर्म होता है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो 1.10 मीटर हो सकती है। ऐसे तो ये जमीन पर भी खिलाया जाता है डायरेक्टली। यदि जमीन पर मैट वगैरह बिछा दी जाती है जो 10 सेंटीमीटर की होती है इसकी मोटाई, उसे यदि डायरेक्टली बिछा दिया जाता है तो वहां पर भी होता है। लेकिन यदि इसे ऊंचाई भी किया जाता है तो 1.10 मीटर इसकी मैक्सिमम इसकी हाइट हो सकती है। और इसमें जो मैट होता है उसके ऊपर जो कलर होते हैं वह या तो लाल होता है और एक नीला, मतलब दोनों ही ये कलर इसमें मैट में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए इसके मैट को अपन देखते हैं कि इसका मैट किस प्रकार से है। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये इसका मैट है, ठीक है, और इसके ऊपर की तरफ में ये है इसके कॉर्नर है। परंतु मैंने भी आगे बताया था कि इसमें एक तो नीला रंग होता है एक लाल होता है, तो लाल तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो ये रहा लाल, ठीक है। यहाँ पर इसमें लाल होता है और ये जो दिख रहा है यहाँ पर क्या होता है, ये भी लाल है, ठीक है। आगे ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है, 12 मीटर में होती है। इसमें बीच में सेंटर का जो ये गोला दिख रहा है जहां पर ये मैच रेसलिंग मेनली करी जाती है, ये 7 मीटर में है। और इसके बाहर जो एक और जो रेड बेल्ट आपको दिख रहा है ये होता है 1 मीटर का, दोनों तरफ का मिलाएंगे तो 2 मीटर हो गया। तो ये जो रेड बेल्ट होता है वह होता है 9 मीटर इसका व्यास होता है। उसके बाहर एक और जो होता है जो इस गोले के बाहर का जो एरिया होता है वह होता है 1.15 मीटर में होता है। अब ये जितने भी एरिया है उनके नाम अपन जान लेते हैं। तो सबसे सेंटर में है वह है सेंट्रल रेसलिंग एरिया जहां पर मैच को खेला जाता है। उसके बाद में सबसे बाहर जिसका है जो विड्थ है वह होती है 1.15 मीटर जो है वह है प्रोटेक्शन एरिया है। और उसके बाद में जो ये बेल्ट दिखता है उसे अपन पैसिव जोन भी कहते हैं, जिसे मैं अभी रेड बेल्ट बार बार कह रहा हूँ वह क्या है पैसिव जोन है, ठीक है। इसमें जो खेल होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें खेल को शुरू किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से इसमें खेल खेला जाता है। तो देखिए जो मुकाबले की शुरुआत है वह पहले क्या होते हैं कि दोनों जो खिलाड़ी होते हैं उनको बुलाया जाता है, मतलब एक तरह से हाजिरी की तरह से उनके नाम को अनाउंस किया जाता है, ठीक है। फिर वो दोनों ही अपनी हाजिरी देते हैं, यस आई एम हियर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में वह उस कोने में खड़े हो जाते हैं। देखिए जैसे उनको बुलाते हैं उसके बाद में वो अपने अपने कोने में जाकर के खड़े हो जाते हैं। वो कौन से कोने में खड़े रहते हैं, जैसे उनके कपड़े पहने हुए रहते हैं जिस रंग के उसी कोने में वो जाकर के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए रेफरी मैट के बीच में सेंट्रल सर्कल पर खड़ा होकर अपने दोनों पहलवानों को बुलाता है। वह जो रेफरी होता है वो दोनों पहलवानों को बुलाता है। वह जो सेंट्रल में जो सर्कल बताया था जो 1 मीटर का है वहां पर खड़ा रहता है और उसके बाद में दोनों पहलवानों को बुलाता है। उसके बाद में वह क्या करता है, जो रेफरी है उन दोनों से हाथ मिलाएगा और उनकी जो पोशाक वगैरह उसको चेक करता है कि उन्होंने किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो नहीं लगा रखा है या फिर उन्होंने किसी छींकने पदार्थ का प्रयोग तो नहीं कर रहे वो, ठीक है। इन सब चीजों को वह चेक करता है और उसके बाद में दोनों जो पहलवान है वो आपस में हाथ वगैरह मिलाते हैं, दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। अब देखते हैं इसमें जो मैच होता है उसमें क्या ऐसी चीजें जो अपन नहीं कर सकते, क्या ऐसी चीजें जो प्रोहिबिशन में होती है, ठीक है। सबसे पहले तो जो बाल है, कान, त्वचा, उनको दबाना या खींचना, काटना, ठीक है, उंगलियां पैरों को मतलब मोड़ना। देखिए ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकते जिस तरह से ऐसा लगे कि जैसे गली के बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो चीजें होती है जिस तरह से जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग खेलना होता है। बाल वगैरह नहीं खींच सकते, त्वचा वगैरह जो खींच नहीं सकते, उन किसी को काट नहीं सकते, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए लात मारना, सिर से मुक्का मारना, ठीक है, सिर पर मुक्का वगैरह मार देना, गला घोटना, धक्का देना, ऐसे पकड़ना जिससे जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी जान जा सके। मतलब ऐसी चीजें अपन कोई भी नहीं कर सकते जिससे उसकी जान जाने का खतरा हो। आगे देखिए फ्रैक्चर हो, अंग उखड़ जाए, प्रतिद्वंदी के पैरों पर पैर रखना, ऐसी भी चीजें कोई नहीं कर सकते जिससे कि फ्रैक्चर हो जाए या फिर उनके जो हड्डी वह डिसलोकेट हो जाए या फिर जो प्रतिद्वंदी है उसके पैरों पर पैर वगैरह रखना, ऐसी कोई भी चीजें वहां पर नहीं कर सकते हैं। आगे कोहनी या घुटने को प्रतिद्वंदी के पेट में घुसाना, जो अपनी कोहनी होती है, जो अपना घुटने होता है उसको पेट के अंदर घुसा देना, कोई भी घुमाव क्रिया करना जिससे कि पीड़ा की संभावना हो, ऐसी प्रकार से ऐसे कोई मूव करना जिससे कि आगे वाले की चोट लगने की ज्यादा संभावना हो सके, तो ऐसी कोई भी चीजें वहां पर नहीं कर सकते। मैट को चिपकना या पकड़ना, जैसे अपन हल्के से गिर गए और मैट को पकड़ लिया ताकि वो जो ओपोनेंट है वहाँ हिला भी नहीं पाए, ऐसी भी कोई चीज नहीं कर सकते। मैट को वहां पर नहीं पकड़ा जा सकता है। मुकाबले के दौरान बात करना, जब भी वो द्वंद्व चल रहा है उसके बीच में दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ऐसी भी कोई चीजें वहां पर नहीं होती है, ऐसी चीजें नहीं कर सकती। अब देखते हैं इसमें अंक अपने को कैसे प्राप्त होते हैं, अपने स्कोर होते हैं वह कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 नंबर इसमें मिलता है, वो कब मिलता है जब पैसिव जो एरिया, ये मैं जो भी अंक वगैरह मिलने का जो बता रहा हूँ ये फ्री स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 1 अंक जो मिलता है वह मिलता है जो पैसिविटी मैंने जॉन बताया था, जो रेड बेल्ट है उससे अपन बाहर चले जाते हैं तो उसमें क्या मिलता है 1 अंक मिलता है, मतलब आगे वाले को करते हैं तो अपने को 1 अंक मिलेगा। तो देखिए कुश्ती में 2 अंक कैसे मिलते हैं, टेक डाउन, रिवर्सल, निकट पतन या फिर नियर फॉल। ये सब चीजें क्या है कि जैसे कि हल्का से गिर जाना जिससे कि उसके जो दोनों घुटने हैं वह नीचे टच करने लग जाए या फिर दोनों घुटने और एक हाथ नीचे टच करने लग जाए, तो ऐसी सब कंडीशन में क्या होता है कि हमें 2 अंक मिलते हैं, ठीक है।
उसके बाद में कुश्ती में पहलवानों को 4 अंक कैसे मिलते हैं, तो खड़े होकर लगातार प्रतिद्वंदी को खतरे में लाना, मतलब ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट करना जिससे कि जो प्रतिद्वंदी है वह एक खतरे की स्थिति में आ जाए। उसके अलावा प्रतिद्वंदी को जमीन पर उठाकर खतरनाक स्थिति में लाना और प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से जमीन पर उठाकर छाती या दोनों हाथ फैली हुई भुजाओं पर गिर जाना, मतलब इस तरह से गिर जाना, उसके जो छाती है, उसके जो पेट होता है वह नीचे टच हो जाना, या फिर उसके जो दोनों हाथ है, दोनों भुजाएं वह नीचे, उसके बल पर नीचे गिर जाना। जब ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है उसको क्या मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं और ओपोनेंट को इसमें कुछ नहीं मिलता है। अब है 5 अंक। देखिए 5 अंक वाला जो मूव होता है वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी कंडीशन में यह 5 अंक मिलते हैं। देखिए खड़े होकर जो उच्च आयाम पर, मतलब बहुत ज्यादा हायर लेवल पर जब थ्रो से मिलता है। देखिए ऐसा कोई क्रिएट किया जाता है, यदि आपने दंगल मूवी देखी होगी तो दंगल मूवी में क्या होता है, जब गीता होती है उसके जो लास्ट में अंक नहीं होते, मतलब अंक कम पड़ रहे होते, तो ऐसी कंडीशन में वह 5 जो अंक मिलते हैं वो वाला मूव खेलती है जिससे कि उससे 5 अंक मिल सके। इसमें थ्रो को पहलवान को प्रतिद्वंदी को कमर के ऊपर से फेंकना होता है, उसको जो कमर होता है उससे ऊपर की तरफ में घुमा करके पीछे की तरफ में फेंकना होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपने को 5 अंक मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका टाइमिंग क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन किस प्रकार से है। इसमें 2 राउंड होते हैं। पहला जो राउंड होता है वह 3 मिनट का होता है, दूसरा राउंड होता है वह भी 3 मिनट का होता है, और बीच में 30 सेकंड का बीच में क्या आता है, ब्रेक आता है। ये जो ब्रेक आता है इसमें आप पानी पी सकते हैं, उसके अलावा ग्लूकोज ले सकते हैं। पानी पीने के लिए आप जिस बोतल का प्रयोग करते हैं वह भी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि सब कुछ दिख सकते हैं एकदम आर पार। इसमें ऑफिशियल कितने होते हैं, तो इसमें मेनली 3 ऑफिशियल होते हैं। मेट चेयरमैन जो सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद में जज और एक रेफरी भी होता है। जो रेफरी होता है वह उस कोर्ट में खड़ा रह करके उस मैच को शुरू वगैरह करवाता है। और यदि कभी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्थिति होती है कि किस कंडीशन में कितने नंबर दिए जाएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 2 जो लोग होते हैं उसके व्यू दिया जाता है, जिस पर 2 लोगों का समर्थन होता है उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। चलिए तो अब हम आगे इसमें प्रतिस्पर्धा का अंत किस प्रकार से होता है उसके बारे में देख लेते हैं। मुकाबला या तो गिरने पर या प्रतिद्वंदी के चोट लगने पर, ऐसी कंडीशन में, या फिर अयोग्य घोषित हो जाने पर, या फिर नियमित समय के अंत हो जाने पर, इसमें क्या होता है, ये जो खेल होता है उसका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रतिद्वंदी है वह गिर गया है, वह वापस खड़ा नहीं हो पा रहा है, या फिर वह चोटिल हो गया है, या फिर जो टाइम है वह समाप्त हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में यह खेल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके अलावा तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर, तकनीकी श्रेष्ठता का मतलब क्या है कि यदि आप ग्रीको रोमन कुश्ती खेल रहे हैं तो उसमें 8 अंक का अंतर आ जाता है। 8 अंक का अगर डिस्टेंस आ जाता है तो उसमें जो, यदि आपके 8 अंक ज्यादा है तो आप जीत जाते हैं। और उसके अलावा यदि फ्री स्टाइल खेल रहे हैं या फिर महिला कुश्ती खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, 10 अंक का यदि डिफरेंस आता है तो ऐसी कंडीशन में जिसके भी ज्यादा अंक होते हैं वह जीत जाता है। तो इसी तरह से आज हमने कुश्ती खेल के बारे में देखा, इसकी हिस्ट्री, रूल्स, मेजरमेंट, इससे जुड़ी हुई सारी बातों को हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।